हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में कुछ डिटेल जानकारी दी थी। अब आज हम इस वीडियो में धारा 5 की बात करेंगे। ठीक है, तो धारा 5 क्या है? संपत्ति के अंतरण की परिभाषा ये धारा 5 में दी है। अब देखिए, जो धारा 5 है वो चैप्टर 2 के अंतर्गत आता है और इस चैप्टर 2 के दो हिस्से हैं। पहला जो हिस्सा है वो धारा 5 से 37 है, दूसरा जो है वो 38 से 53 है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति के अंतरण के बारे में बताया गया। तो देखिए, संपत्ति के अंतरण का मतलब होता है कि संपत्ति के अंतरण में ऐसा कार्य दिया गया है जिसके द्वारा कोई जीवित व्यक्ति एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्ति या स्वयं या एक से अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को वर्तमान में या भविष्य में संपत्ति हस्तांतरित करता है। अर्थात संपत्ति का अंतरण करना, ऐसा कार्य करना है, उसको संपत्ति का अंतरण कहते हैं। अब देखिए, संपत्ति के अंतरण की परिभाषा जो है वो कहीं भी दी नहीं गई है। ठीक है, ये कार्य बताया गया। इसके दो रूप हैं, एक चल है और एक अचल संपत्ति। परंतु इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि अचल संपत्ति एवं चल संपत्ति दोनों मिलकर संपत्ति की पूर्ण व्यवस्था प्रदान करते हैं। अब इसके दो भाग हैं, अचल संपत्ति और चल संपत्ति, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चल संपत्ति और अचल संपत्ति दोनों संपत्ति की परिभाषा को बताते हैं। ठीक, अब जैसे आपको इसके आवश्यक तत्व है कि संपत्ति का अंतरण अत्यंत व्यापक शब्द है। सेक्शन 5 में इसे सीमित तथा विशिष्ट अर्थों में प्रयोग लाया गया है। इसके कुछ, जैसे एक जीवित व्यक्ति दूसरे जीवित व्यक्ति को, एक व्यक्ति को या एक के बाद अनेक को, या स्वयं को या स्वयं और एक को, या स्वयं और अनेक को, कोई संपत्ति चल या अचल पर मौजूद। ठीक है, अब जैसे इसमें सबसे पहला आता है लिविंग पर्सन, जीवित व्यक्ति। तो धारा 5 का ये प्रथम आवश्यक तत्व जीवित व्यक्ति का होना है। ठीक है, जीवित व्यक्ति का भाव है। इस शब्द के प्रयोग से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम ऐसे अंतरणों से नहीं संबंधित होगा जिसमें कोई अंतरणकर्ता ऐसे व्यक्ति को संपत्ति अंतरित करता है जो जीवित न हो। अब संपत्ति अंतरण तब होगी, इसका जो सबसे पहला एलिमेंट है कि व्यक्ति को जीवित होना जरूरी है। ठीक है, जीवित व्यक्ति एवं विधिक व्यक्ति, प्रत्येक वैधानिक व्यक्तित्व पाने वाले व्यक्ति ज्यूरिस्टिक पर्सन को जीवित व्यक्ति में शामिल नहीं किया गया है। मूर्ति, वक्फ, अन्य वैधानिक व्यक्तित्व रखते हुए जीवित व्यक्ति नहीं है। ठीक इसी तरह हड्डी मांस का बना प्रत्येक पुतला संपत्ति अंतरण नहीं कर सकता। मतलब हड्डी मांस का बना हुआ पुतला संपत्ति को अंतरण नहीं कर सकता, एक जीवित व्यक्ति ही संपत्ति को अंतरण कर सकता। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? प्रॉपर्टी होना जरूरी है। धारा 5 की दूसरी बात संपत्ति का होना है। पहला जीवित व्यक्ति, दूसरा संपत्ति का होना है। इसके अंतर्गत अचल संपत्ति के अंतरण ही शामिल। ध्यान रखिएगा, जो अचल संपत्ति है, जो इधर से उधर जा नहीं सकती। संपत्ति का अर्थ स्वत्व, स्वामित्व, अन्य समस्त ऐसे अधिकार हैं जो अंतरणकर्ता अंतरणीय वस्तु से प्राप्त कर चुका है या प्राप्त करने का अधिकारी है। तो दूसरा जो है वो है प्रॉपर्टी। ठीक, अब जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट एवं साइबर स्पेस एवं संपत्ति। तीसरा है अंतरण, कन्वेइंग। धारा 5 का जो तीसरा इंपॉर्टेंट तत्व है वो अंतरण है। अंतरण शब्द के दो अर्थ हैं। इसका अंतरण है भूमि के अंतरण से ही संबंधित व्यवहारों के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे विक्रय, बंधक, पट्टा, विनिमय, दान। संपत्ति अंतरण अधिनियम के इन्हीं 5 अर्थों में प्रयुक्त है। अब जो संपत्ति अंतरण का जो मेन मतलब है वो है आपका विक्रय है, बंधक है, पट्टा है, विनिमय है और दान। मतलब सेल, मॉर्टेज, लीज, एक्सचेंज और गिफ्ट, ये संपत्ति अंतरण का मेन मतलब है। ठीक है, अब इसका जो फोर्थ पॉइंट है, इसका फोर्थ पॉइंट है कि संपत्ति अंतरण जो है वो वर्तमान या भविष्यकालिक हो सकता है। हो सकता है कि तुरंत किसी को संपत्ति अंतरण की जा रही हो, या हो सकता है भविष्य में की जाए किसी की। अब जो उसका पांचवा एलिमेंट है कि अंतरण का वर्तमान या भविष्य में किया जा सकना है। ठीक है,
अब देखिए पारिवारिक बंदोबस्त, फैमिली सेटलमेंट, तो स्टाम्प एक्ट की धारा 2 का 24 में सेटलमेंट की परिभाषा दी गई, जिसके अनुसार सेटलमेंट किसी भी चले आचरण, दोनों संपत्ति का वसीयत के अलावा वसीयत से पृथक ऐसे अंतरण है। तो हमने आपको बता दिया धारा 5 के जो 5 मुख्य एलिमेंट थे, बता दिया कि संपत्ति अंतरण का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 6, क्या अंतरित किया जा सकेगा। इसको ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। किसी भी किस्म की संपत्ति इस अधिनियम या किसी भी अन्य तत्समय प्रवृत्ति विधि द्वारा अनुबंधित के सिवाय अंतरित की जा सकती है। इस अधिनियम या आगे जो भी संशोधन, जैसे किसी प्रत्यक्ष वारिस की संपदा या उत्तराधिकार होने की संभावना, संकुल्य की मृत्यु पर किसी नातेदार की वसीयत संपदा प्राप्त करने की संभावना या इसी प्रकृति की कोई अन्य संभावना मात्र अंतरित नहीं की जा सकती। कहने का मतलब है कि मेरी संपत्ति पर अगर मेरी शादी होती है तो हम अपनी संपत्ति का अंतरण जो करेंगे वो अपनी पत्नी को या अपने बच्चे को करेंगे। सपोज दैट जैसे मेरी शादी नहीं हुई है तो मेरे ना रहने पर संपत्ति का जो अंतरण होगा वो अब उसको हम किसके ऊपर कर सकते हैं, मेरे भाई के बच्चों पर, ठीक है, अपने सिस्टर के बच्चों पर, उन पर अंतरण कर सकते हैं। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस पर अंतरण कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब क्या अंतरण नहीं किया जा सकता, जैसे किसी का पद अंतरण नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब ये नहीं कि हम किसी पद पर कार्यरत हैं तो उसका हम अंतरण करके किसी और को दे दें, ये नहीं हो सकता। ठीक है, संपत्ति का ऐसा हित जो उपभोग में स्वयं स्वामी तक ही निबंधित है उसके द्वारा अंतरित नहीं किया जाता है। अब देखिए, संपत्ति में कोई ऐसा हित जो उपभोग के समय स्वामी तक ही निबंधित है, कोई ऐसी चीज जो स्वामी जब तक रहेगा तभी तक वो रहेगी, उसके बाद चली जाएगी, तो उसका अंतरण नहीं किया जा सकता। अब क्या अंतरण किया जा सकेगा, अंतरणीय संपत्ति किसे कहते हैं। हर संपत्ति का अंतरण होगा जब तक कि किसी कानून आदि द्वारा किसी संपत्ति का खास तरीके से अंतरण मना न कर दिया जाए। देखिए, हर एक चीज का अंतरण किया जा सकता है लेकिन जब तक उसको कानून के द्वारा मना नहीं किया जाता तो हर उस चीज का अंतरण किया जा सकता है। ठीक है, ये धारा 6 में आता है कि क्या अंतरित किया जा सकता है। अब धारा 6A, संभावनाओं का अंतरण वैध नहीं होगा। अगर कोई संभावना है तो उसका अंतरण जो होगा वैध नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब है कि हम कह दें कि आने वाले समय में जो मेरे पास 20 लाख अगर आ गए तो मैं उसका अंतरण अपने बेटे को कर दूंगा, तो ये वैलिड नहीं मानी जाएगी। नहीं, कल को बेटा ही कल को बात ला ले कि तुमने कहा था कि 5 साल बाद मेरे पास 20 लाख रुपए होगा, वो हम तुमको देंगे। अब मेरे पास तो 5 साल बाद 20 लाख रुपए आया नहीं, तो हम उसका अंतरण कहाँ से करेंगे। तो यही कहा गया कि संभावनाओं का अंतरण वैध नहीं होगा, ये धारा 6A कहती है। हित लेकर साथ चलने वाली केवल संभावना, आशा, स्टॉक एक्सचेंज या वायद कारोबार, ये सब क्या होगा, वैलिड नहीं होगा, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। तो ये धारा 6A के अंतर्गत आती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम धारा 6A तक ही रहने देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर।